नमस्कार, मैं हूं बनी कालराज। स्वागत है आप सभी का स्पीड में। दोस्तों, अगर आप क्रूज बाइक चलाना पसंद करते हैं तो आज का शो आप ही के लिए है, क्योंकि आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रॉयल एनफील्ड की नई क्रूज बाइक थंडरबर्ड 500। ये नई इसीलिए है क्योंकि ये है सेकंड जनरेशन थंडरबर्ड। अब देखना होगा कि नए अवतार के बाद अब ये बाइक हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। तो फिर चलिए शो की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन गाड़ियों पर जिन्हें आप अगले आधे घंटे में देखने वाले हैं। चलाएंगे रॉयल एनफील्ड की नई थंडरबर्ड 500। स्विफ्ट, i20 और सेल युवा में से कौन सी कार है सबसे बेहतर, बताएंगे आज। मर्सिडीज भारत ला रही है अपनी नई ए क्लास। दिखाएंगे दुनिया की सबसे तेज कार। और रूबरू कराएंगे लैम्बोर्गिनी की बेहतरीन कार से। तो नई थंडरबर्ड 500 इस वक्त मेरे साथ है। इस बाइक में कुछ सुधार भी हुए हैं, कुछ बदलाव भी हुए हैं। आज सिटी और हाईवे पर इस बाइक को हम चलाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले की तुलना में अब ये बाइक कितनी बेहतर हुई है। खास तौर पर हाईवे पर इसे चलाएंगे जहां के लिए ये बाइक बनी है, क्योंकि ये है क्रूज बाइक। सेकंड जनरेशन थंडरबर्ड 500 को लेकर हम निकल पड़े इसकी ड्राइव पर। अगर आप स्पोर्टी बाइक चलाकर बोर हो गए हैं और वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना चाहते हैं तो आप रॉयल एनफील्ड की नई थंडरबर्ड 500 पर हाथ आजमाइए। क्रूज बाइक चलाने वालों के लिए थंडरबर्ड अब नए अवतार में आ गई है। जो लोग क्रूज बाइक की चाहत रखते हैं और शौक के लिए मोटरसाइकिल चलाते हैं, क्या ऐसे लोगों को नई थंडरबर्ड लुभाएगी? क्या ये बाइक हमारी कसौटी पर आज खरी उतरेगी? तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज के शो में इस मोटरसाइकिल को दिखाने का हमारा मकसद भी यही है। बाइक की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 1,57,000 रुपए रखी गई है। नई थंडरबर्ड 500 में वही पुराना इंजन है जो क्लासिक 500 में लगा है। जी हां, इस मोटरसाइकिल में आपको मिलेगा 499 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसे ताकत मिलती है 27.2 bhp की 5,250 आरपीएम पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 41.3 न्यूटन मीटर 4,000 आरपीएम पर। थंडरबर्ड में 5 स्पीड गियर लगे हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। थंडरबर्ड में पावर भी है, पिकअप भी। इंजन रिस्पांस कमाल का है। शुरुआती पिकअप लंबे सफर तक साथ नहीं छोड़ता, और अगर खुली सड़क मिल जाए तो ये मोटरसाइकिल निराश होने का मौका नहीं देती, क्योंकि थंडरबर्ड एक क्रूज बाइक है और क्रूज जिसका मतलब है आरामदायक। लेकिन ये बाइक यहाँ निराश कर देती है। इसकी सीटिंग पोजीशन खास तो लगी, लेकिन इसकी सीट ज्यादा आरामदायक नहीं है। छोटी दूरी के लिए ये बाइक काफी बेहतर है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव के लिए ये बाइक ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर इसकी सीट में सुधार जरूरी है। वैसे इसमें बैक रेस्ट की सुविधा है और इसकी वजह से पीछे बैठने वालों के लिए बाइक अच्छी रहेगी। इसके अलावा बाइक में वाइब्रेशन है जो राइडर को परेशान कर सकता है। कंपनी को इस बाइक को वाइब्रेशन फ्री करना ही होगा। खैर, हाईवे पर तो बाइक का कोई जवाब नहीं, वहीं सिटी में इसे आराम से चलाया जा सकता है। नई थंडरबर्ड की राइडिंग और हैंडलिंग में काफी सुधार हुआ है। बाइक के सस्पेंशन खराब रास्तों के लिए एकदम फिट है। इस बाइक को चलाकर कॉन्फिडेंस फील होता है, जो एक राइडर के लिए काफी जरूरी भी है। इस बाइक को हमने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया। यकीन मानिए, इसने हमें जरा सा भी निराश नहीं किया। इसके गियर शिफ्ट हमें ठीक लगे। बाइक के टायर्स काफी बेहतर है, इनमें ग्रिप काफी अच्छी है। ये रोड पर चिपक कर चलते हैं, मोड़ते वक्त भी बाइक निराश नहीं करती। राइडिंग क्वालिटी बाइक की अच्छी रही। बाइक के दोनों टायर्स में डिस्क ब्रेक लगे हैं।
इसके फ्रंट टायर में 280 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक लगा है, जबकि रियर टायर में 240 mm का डिस्क ब्रेक लगा है। लेकिन फिर भी यहाँ थंडरबर्ड में हमें बेहतर ब्रेकिंग नहीं मिल सकी। खैर, थंडरबर्ड का इंजन काफी दमदार है और आसानी से ये बाइक 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। बाइक का वजन 195 किलोग्राम है, तो ओवरऑल थंडरबर्ड की परफॉर्मेंस हमें ठीक लगी। रॉयल एनफील्ड की दूसरी मोटरसाइकिलों की तुलना में नई थंडरबर्ड में काफी सुधार हुआ है। इसकी फिट एंड फिनिशिंग को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये एक कदम आगे है। बाइक का लुक काफी दिलकश है, जो किसी को भी इसकी तरफ खींच सकता है। तो चलिए थोड़ा और करीब से जानते हैं नई थंडरबर्ड को। थंडरबर्ड का लुक देखने लायक है। बाइक को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई शेर अपने शिकार की तलाश में है। ब्लैक कलर में ये बाइक काफी लुभावनी लगती है। इसका 20 लीटर का फ्यूल टैंक मस्कुलर अंदाज में है। इसकी प्रोजेक्टर हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर्स बाइक से मैच करते हैं। इसके अलावा इसका इंस्ट्रूमेंट एनालॉग के साथ डिजिटल में है। इसमें ब्लू कलर का यूज हुआ है और ये काफी लुभावना लगता है। लेकिन इसके स्पीडो और टैकोमीटर एक जैसे ही हैं, जिसकी वजह से पहली नजर में इसे रीड करने में दिक्कत होती है। ये एक दूसरे से थोड़े अलग होते तो बेहतर होता। खैर, थंडरबर्ड में फीचर्स अच्छे हैं। इसके अलावा फुटपैक और बाइक के दूसरे हिस्सों में अच्छी क्वालिटी के रबर का यूज हुआ है। नई थंडरबर्ड पुरानी थंडरबर्ड की तुलना में काफी बेहतर हुई है। कंपनी ने इसकी कीमत भी सही रखी है। हमारी नजर में बाइक अच्छी है, बस जो थोड़ी बहुत कमी इस बाइक में है, कंपनी को उसको दूर करना ही होगा। तो कुल मिलाकर नई थंडरबर्ड पहले से तो बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी इस बाइक में सुधार की गुंजाइश है। इस बाइक में वाइब्रेशन है, जिस पर कंपनी को अभी काम करना है। इसके अलावा इस बाइक की सीट को और ज्यादा कंफर्टेबल बनाना है, ताकि हाईवे पर इसकी राइड का मजा लिया जा सके। तो आज का रिव्यू आप सभी को कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें हमारे मेल आईडी speed@pvcl.in पर मेल कर सकते हैं। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति की स्विफ्ट एक बड़ा नाम है। वैसे सेगमेंट में Hyundai i20 ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही है, क्योंकि आ चुकी है शेवरले की सेल युवा। दोस्तों, आज के शो में मुकाबला इन्हीं तीनों कारों के बीच है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों कारों में से कौन सी कार हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है। तो आज आमने सामने है Hyundai i20, मारुति स्विफ्ट और शेवरले सेल युवा। मुकाबला है इन्हीं तीनों कारों के डीजल वर्जन के बीच। आइए देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सी कार है सबसे बेहतर। दिल्ली में सेल युवा की एक शोरूम कीमत 5,93,000 रुपए से लेकर 6,68,000 रुपए के बीच है, जबकि स्विफ्ट डीजल की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 5,58,000 रुपए से लेकर 6,87,000 रुपए के बीच है। तो वही डीजल i20 की दिल्ली में एक शोरूम कीमत 5,99,000 रुपए से लेकर 7,62,000 रुपए के बीच है। तो ये तो बात हुई इन तीनों कारों की कीमत की। आइए जानते हैं कि इस कीमत में इन तीनों गाड़ियों में कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं। बेहतर स्पेस, मजेदार फीचर्स, स्टाइलिश लुक और कमाल की परफॉर्मेंस i20 की खासियत है। i20 अब एकदम नए लुक में है। इसका लुक काफी बढ़िया है और इसमें काफी बेहतर स्पेस भी है। फीचर्स वाइज भी कार काफी बढ़िया है। इसका इंटीरियर रूमी है और इसकी सीटें काफी कंफर्टेबल। वहीं स्विफ्ट का बाहरी लुक इंटीरियर पूरी तरह से बदल दिया है। बाहर से कार पहले से ज्यादा स्पोर्टी दिखती है, लेकिन इसका पिछला हिस्सा हमें ज्यादा लुभा नहीं पाया। स्विफ्ट का इंटीरियर पहले से तो काफी अच्छा दिखता है और ये इसका एक प्लस पॉइंट भी है। कार में स्पेस ठीक है, लेकिन कार अंदर से ज्यादा रूमी नहीं लगती। इसकी सीटें स्पोर्टी हैं, लेकिन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। शेवरले की सेल का लुक काफी अच्छा लगा। सामने से कार स्पोर्टी लगी, जबकि पीछे से इसके लुक में ज्यादा नयापन नहीं है। वहीं इसके टेल लैंप्स पुराने डिजाइन वाले हैं। सेल में स्पेस काफी अच्छा है। अंदर से ये कार रूमी लगती है।
इसका डैशबोर्ड मॉडर्न डिजाइन वाला है। सेंटर कंसोल का डिजाइन बहुत ही साधारण सा है। डैशबोर्ड ग्रे और बेज कलर में है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा तो लगा, लेकिन इसकी प्लास्टिक क्वालिटी हमें हार्ड लगी। लेकिन फिर भी डैशबोर्ड की फिट एंड फिनिशिंग काफी बेहतर है। तो भारी लुक्स और इंटीरियर के मामले में तीनों ही कारें एक दूसरे से काफी अलग हैं। कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया Hyundai i20 ने। इन तीनों कारों में सबसे ज्यादा फीचर्स आपको i20 में ही मिलेंगे। उसके बाद नंबर आता है सेल का, जबकि स्विफ्ट इस मामले में पीछे है। और अब बात करते हैं स्विफ्ट i20 और सेल के इंजन के बारे में। उसके बाद हम इन तीनों गाड़ियों को चलाकर देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस है सबसे बेहतर। i20 में लगा है 1396 सीसी का CRDI डीजल इंजन। ताकत मिलती है 90 PS की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 22.4 kgm। i20 में लगे हैं 5 स्पीड मैनुअल गियर। ये कार 1 लीटर में 21.2 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकती है। वहीं सेल युवा में लगा है 1248 सीसी का स्मार्टटैग डीजल इंजन। ताकत मिलती है 78 PS की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 205 न्यूटन-मीटर। सेल युवा में भी 5 स्पीड मैनुअल गियर दिए गए हैं। वहीं ये गाड़ी 1 लीटर में 22.1 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। वहीं स्विफ्ट डीजल में लगा है 1248 सीसी का DDIS डीजल इंजन। ताकत मिलती है 75 हॉर्स पावर की और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 190 न्यूटन-मीटर। कार में दिए गए हैं 5 स्पीड मैनुअल गियर। कंपनी का दावा है कि स्विफ्ट डीजल 1 लीटर में 22.9 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। और अब बारी इन तीनों कारों की परफॉर्मेंस की। सबसे पहले i20 को ही लेते हैं। i20 स्मूथ कार लगी। इसके गियर शिफ्ट काफी अच्छे हैं। विजिबिलिटी के मामले में कार हमें ठीक लगी। सिटी में इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन हाईवे पर ये काफी बेहतर रही। इतना ही नहीं, कार में बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। कार को चलाते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम एक लग्जरी कार चला रहे हों। जबकि इस मामले में स्विफ्ट एक स्पोर्टी कार का एहसास कराती है। जितनी बेहतर स्विफ्ट सिटी में है, उतनी ही बेहतर हाईवे पर भी। इसकी लाजवाब हैंडलिंग और राइडिंग क्वालिटी का कोई जवाब नहीं। स्विफ्ट को चलाकर मजा आया, लेकिन i20 की तुलना में स्विफ्ट हमें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी। बात शेवरले सेल की करें तो ये गाड़ी भी हमें स्मूथ लगी। इंजन रिस्पॉन्स अच्छा है। कार में पावर और पिकअप काफी बेहतर है। इसका स्टीयरिंग सॉफ्ट है, इसीलिए गाड़ी को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, जब गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हैं तो स्टीयरिंग थोड़ा सा निराश कर देता है, जिससे हैंडलिंग थोड़ी नर्वस होती है। खैर, सेल की राइडिंग क्वालिटी अच्छी लगी। हमारे हिसाब से अपने सेगमेंट पे इसकी राइडिंग क्वालिटी शानदार है। इसमें लगे 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स स्मूथ हैं, लेकिन कई बार गियर शिफ्टिंग में जरा सा एफर्ट लगाना पड़ता है। सेल के सस्पेंशन हर तरह के रास्तों पर अपना काम बखूबी निभाते हैं। तो ओवरऑल तीनों कारों की परफॉर्मेंस हमें ठीक लगी। मारुति का सर्विस नेटवर्क काफी अच्छा है और इसके स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। इस मामले में Hyundai मारुति के काफी करीब आती जा रही है, जबकि शेवरले ग्राहकों को बेहतर सर्विस देने में अच्छा काम कर रही है। तो काफी कुछ जांचने और परखने के बाद जो गाड़ी हमारी कसौटी पर खरी उतरी और जिसने हमें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, वो है Hyundai i20। इसके बाद नंबर आता है स्विफ्ट का और तीसरे नंबर पर रही शेवरले सेल युवा। तो कुल मिलाकर इस पूरे मुकाबले में हमें Hyundai i20, स्विफ्ट और सेल युवा से कहीं बेहतर कार लगी। अब फैसला आपका है कि आपको इन तीनों में से कौन सी कार ज्यादा पसंद आती है। तो आज का रिव्यू आप सभी को कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें हमारे मेल ID speed@pvsl.in पर मेल कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं ऑटो जगत से जुड़ी कुछ खास बड़ी खबरें हमारे ऑटो न्यूज सेगमेंट में। बी क्लास के बाद मर्सिडीज बेंज अब भारत में अपनी ए क्लास गाड़ी को लाने की तैयारी कर रही है। ये कार बी क्लास से छोटी होगी। नई ए क्लास हैचबैक रूप में होगी।
साथ ही ज्यादा स्पोर्टी भी। इसके अलावा इसमें बढ़िया स्पेस होगा और फीचर्स भी काफी मजेदार होंगे। कार की लंबाई 4.2 मीटर होगी। भारत में ये पेट्रोल और डीजल इंजन में आएगी। जानकारों की माने तो इसकी अनुमानित कीमत 18 से 20 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। बेंटली ने डेट्रॉइट में अपनी सबसे तेज कार GT कन्वर्टिबल पेश की। इस शानदार कार में 6 लीटर का V12 इंजन लगा है जो 625 PS की मैक्सिमम पावर देता है। ये कार सिर्फ 4.4 सेकंड्स में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 325 किलोमीटर प्रति घंटा है। कंपनी को उम्मीद है कि ये कार बिक्री के नए रिकॉर्ड बनाएगी। कार का लुक शानदार है। इस पर बैठकर आप हवा से कम क्या बातें करेंगे, क्योंकि ये है दुनिया की सबसे तेज कार। साल 2012 के पेरिस मोटर शो में लैम्बोर्गिनी ने अपनी बेहतरीन कार गैलार्डो को पेश किया और अब ये कार भारत आने को बेताब है। लैम्बोर्गिनी ने इस कार में कुछ थोड़े बदलाव भी किए हैं। गैलार्डो लैम्बोर्गिनी की बेहतरीन कारों में से एक है। ये तेज कार है और इसका डायनामिक लुक इसकी खासियत है। रफ्तार के दीवानों के लिए एक शानदार डील होगी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर हमेशा से ही अपनी अच्छी क्वालिटी और तकनीक के लिए जानी जाती है। अभी हाल ही में हमें मौका मिला टोयोटा के बिदादी प्लांट को देखने का और समझने का। बिदादी प्लांट बेंगलोर में है और इसमें प्रोडक्शन की शुरुआत दिसंबर 1999 में हुई। वैसे ये प्लांट अक्टूबर 1997 में स्टेब्लिश हो गया था। इस प्लांट की सालाना उत्पाद क्षमता 90,000 कारों की है। यहाँ पर इनोवा, फॉर्च्यूनर और कोरोला ऑल्टस बनकर तैयार होती हैं। जबकि कंपनी का सेकंड प्लांट इको फैक्ट्री कॉन्सेप्ट पर है, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2010 में हुई। इस प्लांट की सालाना उत्पादन क्षमता 1,20,000 कारों की है और यहाँ पर मास सेगमेंट की कारें जैसे इटियोस और लीवा बनकर तैयार होती हैं। इसके अलावा नई कैमरी का प्रोडक्शन भी इसी प्लांट में होता है। बिदादी प्लांट में हमें गुरुकुल और टोयोटा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और साथ ही टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट से रूबरू कराया। टोयोटा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत साल 2007 में हुई। आज यहाँ 256 स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए 4 बैच बनाए हैं। यहाँ फुल टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद हमने सप्लायर विजिट किया। टोयोटा प्लांट में हमने पाया कि कंपनी क्वालिटी पर तो ध्यान देती ही है, साथ ही यहाँ के वर्कर्स अपना काम बखूबी करते हैं ताकि कार असेंबल करते वक्त कोई कमी न रह जाए। यहाँ रोबोट मशीन के जरिए ज्यादातर काम होता है। टोयोटा क्वालिटी पर खास ध्यान देती है। बड़ी सावधानी से यहाँ काम होता है ताकि ग्राहकों को मिल सके बढ़िया प्रोडक्ट्स। टोयोटा पर्यावरण को ग्रीन बनाए रखने में विश्वास रखती है, इसलिए हमने भी यहाँ पौधे लगाए। टोयोटा प्लांट में बहुत कुछ खास देखने और समझने को मिला। टोयोटा की गाड़ियाँ क्यों इतनी पॉपुलर और बेहतर होती हैं, ये हमें टोयोटा प्लांट में विजिट करके पता चला और यही था हमारा टोयोटा प्लांट विजिट करने का मकसद। और अब वक्त हो गया है कार्स और बाइक से जुड़े आपके भेजे गए सवालों के जवाब जानने का। तो फिर चलिए चलते हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू ठवन के पास। 5 से 6 लाख रुपए में कौन सी छोटी कार खरीद सकते हैं, जानना चाहते हैं दिल्ली से राघव शर्मा। देखिए, मैं तो रिकमेंड यही करूंगा कि आप वो गाड़ी लें जो आपको इजी इन मेंटेनेंस, चीप इन दी ओनरशिप वो कॉस्ट करे। तो उसके अंदर तो स्विफ्ट ही बैठती है सही, एंड उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी बहुत बढ़िया होती है, मारुति के प्रोडक्ट्स भी। तो ओवरऑल पैकेज के अंदर तो स्विफ्ट लीड करती है। बट येस, थोड़ी नॉवेल्टी वैल्यू एंड यू वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट, तो आई डोंट इवन माइंड हैविंग अ फिगो फॉर दैट मैटर। तो यू कैन चूज बिटवीन द टू। और फिगो की भी नेटवर्क थोड़ी सी बेटर होती जा रही है। ऑफ कोर्स इट इज नथिंग क्लोज टू इवन मारुति, बट product wise the vehicle is very good. Tata Vista is also a very good vehicle. There is nothing wrong with it, and I think it's one of the biggest vehicle in its own category in terms of space. बाकी सिर्फ ये देखा जाता है मार्केट की तरफ से कि टाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं इस रेंज के अंदर
they are all clubbed with commercial tag. So not everybody wants to have a Tata because they want to be slightly different. और इस करके वो उनको preference नहीं मिलती. Although the product is very good and the interiors are bigger than the others, but the interior के जो fitting and fixtures हैं, they are slightly more on commercial basis. तो उम्मीद है आज का एपिसोड आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। कार्स और बाइक से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आप दोबारा किसी गाड़ी को इस शो में देखना चाहते हैं तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है speed@pvcl.in। स्पीड में बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी आप सभी से फिर से मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।